अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम RACS से 7 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में हमने IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था और IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था। तो IPv4 के अंदर हमने देखा था कि IPv4 एड्रेस को कितने तरीक़ों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IPv4 एड्रेस को हम NMCLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके चेंजेस करेंगे तब भी IPv4 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके अलावा हम कमांड लाइन के थ्रू भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर NMCLI-TUI के थ्रू भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद IPv6 को हमने देखा था IPv6 एड्रेस किस तरह कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। IPv6 एड्रेस के अंदर हमने देखा था कि उसको कितने तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके लिए भी दो ही टूल्स हैं। NMCLI का टूल है, उसके अलावा डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके हम चेंजेस कर सकते हैं तब भी IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाता है। आज हम देखेंगे कि अपनी रेड हैट की मशीन के ऊपर हम पैकेज किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, पैकेज की किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं और हमारे पास फायरवॉल क्या चीज़ है। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में हमने इस लेक्चर के अंदर हमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे और उसके अलावा अपडेट करने के उसको कितने तरीके हैं, इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं। एक RPM है और एक यूम है। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी रिपोजिटरी भी इंस्टॉल करेंगे नेट से डाउनलोड करके। उसके अलावा हम लोकल यूम रिपोजिटरी भी कन्फिगर करें। उसके बाद हम देखेंगे फायरवॉल क्या चीज़ है, फायरवॉल की कन्फिग्रेशन किस तरह की जाती है, फायरवॉल के अंदर पोर्ट्स किस तरह अलाउ की जाती हैं, सर्विसेज किस तरह अलाउ की जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकेज को इंस्टॉलेशन करने के लिए कितने तरीके हैं। रेड हैट के अंदर पैकेज को इंस्टॉलेशन करने के लिए कितने तरीके हैं। एक सबसे पहले RPM है जो रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट है, दूसरा यूम है येलो डॉक अपडेटर मॉडिफाइड। तो सबसे पहले हम RPM देखते हैं। RPM हमारे पास क्या चीज़ है। RPM के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट बेसिक मोड्स हैं, 5 डिफरेंट बेसिक मोड हैं। सबसे पहले इंस्टॉल का एक मोड है जिसमें हम सिर्फ RPM इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद रिमूव है, अपग्रेड है, वेरीफाई है और क्यूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी मशीन के ऊपर RPM के थ्रू किस तरह पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसको रिमूव करके देखेंगे, अपग्रेड करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और क्यूरी करेंगे। ये मेरी मशीन है। लास्ट टाइम हमने अपनी मशीन के ऊपर IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था और IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, तो वो एक दफ़ा देख लेते हैं। इस इंटरफेस के ऊपर EN016 टेट्रा 736 के ऊपर मैंने IPv4 एड्रेस ये कॉन्फ़िगर किया था। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसके अलावा इसके बाद IPv6 एड्रेस के ऊपर इस पोर्ट के ऊपर, इस इंटरफेस के ऊपर EN033554960 के ऊपर ये IPv6 एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर किया था। तो एक दफ़ा मैं नेट गूगल को पिंग करके देख लेता हूँ कि मेरी मशीन इंटरनेट पे है कि नहीं। तो ये मेरी मशीन इंटरनेट पे है। तो हम पैकेज इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो पैकेज इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले मैं DVD, अपनी रेड हैट की जो DVD है वो मैं माउंट करता हूँ। तो माउंट करने के लिए इसकी सेटिंग्स में आकर ये DVD इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास DVD, अगर मैंने ग्राफिकल इंस्टॉलेशन की है तो ये DVD ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगी। अगर मेरे पास मिनिमम इंस्टॉलेशन है तो DVD माउंट करने के लिए माउंट आगे फ्लैश डेव, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेज होती हैं वो सारी की सारी रिमूवेबल डिवाइसेज या स्टोरेज डिवाइसेज जो भी हैं वो सारी की सारी डेव के अंदर होती हैं। डेव के अंदर CD-ROM या SRO
जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सी डी रोम यूज़ करता हूँ। सी डी रोम उसको कहीं कहीं भी हमने लास्ट टाइम हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि एम एन टी का फोल्डर और एक स्लैश मीडिया का फोल्डर होता है जो टेम्परेरी माउंट करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं स्लैश मीडिया यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, इज़ अ राइट प्रोटेक्टेड माउंटेड रीड ओनली, कि ये जो माउंट की है ये सिर्फ रीड ओनली माउंट हुई है, क्योंकि ये डीवीडी जो थी वो राइट प्रोटेक्टेड थी कि इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, इसलिए उसने इसको ऑटोमेटिकली रीड ओनली मोड में उसको माउंट कर दिया। तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास वाकई माउंट हो गई है। ये स्लैश डेव स्लैश एस आर ओ वी कहाँ पर माउंट होगी? स्लैश मीडिया के ऊपर। तो मैं स्लैश मीडिया के अंदर जाके देखता हूँ, ये मेरे पास पूरी डीवीडी है। इसके अंदर जो पैकेजेस होते हैं वो पैकेजेस के फोल्डर के अंदर जो आरपीएम होते हैं मेरे पास, तो इसमें से हम कोई भी आरपीएम इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर एलएस करके देखता हूँ तो ये मेरे पास सारे आरपीएम्स आ रहे हैं। तो इसमें से मैं कोई भी आरपीएम इंस्टॉल कर लेता हूँ। आरपीएम इंस्टॉलेशन करने के लिए आरपीएम -IVH, आई का मतलब है इंस्टॉल, वी का मतलब है वर्बस और एच का मतलब हैशेस। जब मैं इंस्टॉलेशन करूँगा तो मुझे हैशेस की सूरत में वो दिखाएगा कि ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। VSFTPD ये FTP का पैकेज का नाम है, तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको जब इंस्टॉल किया तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कि वाकई मेरे पास इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। और वेरीफाई के लिए RPM-Q क्यूरी करो VSFTPD, तो उसने मुझे शो कर दिया कि VSFTPD पैकेज इंस्टॉल है। उसका वर्जन क्या है? 3.0.2-10.EL7.x86_64। तो मैं इसके अलावा मैं इस पैकेज की कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन देखने के लिए QI VSFTPD, आई का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाओ और क्यू का मतलब क्यूरी। जब मैंने RPM-QI किया क्यूरी करने के लिए, तो उसने मुझे बताया कि नेम इसका क्या है, इसका वर्जन क्या है, इसकी रिलीज़ कौन सी है, इसका आर्किटेक्चर कौन सा है, किस डेट को ये इंस्टॉल किया गया, इसका साइज़, इसके अलावा इसका वेंडर कौन सा है, इसका URL या कहाँ पे पैकेज पड़ा हुआ है, इसकी समरी क्या है और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये तो ऑलरेडी पैकेज मेरे पास इंस्टॉल था। अगर मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है, उसकी क्यूरी देखनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो Q-I इधर में से कोई भी हम पैकेज देख लेते हैं। zlib का पैकेज देख लेते हैं। zlib का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके लिए पी का स्विच, जो इंस्टॉल नहीं है पैकेज उसके लिए QI का मतलब इंफॉर्मेशन। तो ये बता रहा है नेम इसका ये है, जेंटी इसका नेम है, वर्जन है, रिलीज़ है, आर्किटेक्चर, इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन में वो बता रहा है कि किस लिए पैकेज यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया था VSFTPD का, उसको रिमूव करके देखते हैं। तो रिमूव करने के लिए -RPM रिमूव करने के लिए RPM-E, इसके अलावा आगे VSFTPD, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अब वो रिमूव कर दिया, तो मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए RPM-Q VSFTPD कह रहा है पैकेज VSFTPD इज़ नॉट इंस्टॉल, कि वो जो हमने इंस्टॉल किया था पैकेज वो रिमूव हो गया। अब मैं इस पैकेज को दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया तो उसके साथ कौन कौन सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स हैं, इसकी लोकेशन कहाँ किस किस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसके लिए क्यूरी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए किस किस पाथ पे पड़ी हुई है, लोकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन किसकी कौन कौन सी लोकेशन है। तो आगे पैकेज का नाम दूंगा, इसको मैं ज़रा मोर करके दिखाता हूँ, वन पेज बाय पेज।
ये उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है VSFTPD से रिलेटेड, जितनी भी उसकी कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं, जितनी भी उसकी टोटल फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स हैं, कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं, ओवरऑल जितनी भी उसकी फाइल्स हैं उसकी लोकेशन वो दिखा रहा है कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर सिंपल आप देखना चाहते हैं कि कन्फिग्रेशन फाइल कौन कौन सी है VSFTPD के लिए, तो QC क्यूरी करो, और सी का मतलब कन्फिग्रेशन फाइल। तो ये मेरे पास जितनी भी है ये दिखा रहा है कि सारी की सारी इसकी कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं, ये 3। मेन कन्फिग्रेशन फाइल VSFTPD.conf है, ये यूज़र डॉट लिस्ट, ये यूज़र अंडरस्कोर लिस्ट है, ये FTP यूज़र है। जब हम FTP सर्वर देखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे FTP यूज़र क्या किस लिए फ़ाइल यूज़ की जाती है, यूज़र अंडरस्कोर लिस्ट किस लिए यूज़ की जाती है, VSFTPD.conf के अंदर क्या क्या है। उसके अलावा अगर मैं पैकेज को रिमूव करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिनक्स का बिहेवियर है, रेड हैट का बिहेवियर का जो पैकेज है मैंने रिमूव किया, गलती से रिमूव हो गया, एक्सीडेंटली रिमूव हो गया, तो जो उसकी कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं वो इसका एज अ बैकअप के तौर पे रख लेगा उसको। तो जब मैं दोबारा पैकेज इंस्टॉल करूँगा वही कन्फिग्रेशन दोबारा उस पैकेज के साथ इंस्टॉल कर देगा, तो मुझे मेरी कन्फिग्रेशन सेव की सेव मुझे मिलेंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रेश कन्फिग्रेशन फाइल के साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ तो उसका तरीका है RPM-IVH -FN ऑल फाइल्स, कि मुझे बताओ, उसको बताओ कि मुझे सारी फ्रेश फाइल्स चाहिए, कोई बैकअप फाइल अटैच नहीं करनी। तो उसके लिए डबल हैफन ऑल फाइल्स का स्विच लगता है। उसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मशीन के ऊपर लास्ट टाइम कौन कौन से पैकेजेस रिसेंटली कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे, उसके लिए RPM-QA लास्ट। तो ये मुझे बता रहा है कि लास्ट टाइम रिसेंटली मेरी मशीन के ऊपर ये पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, ये पैकेज है, उसका सारा वर्जन है, कब इंस्टॉल हुआ है, कौन सी डेट को इंस्टॉल हुआ है, किस टाइम हुआ है, वो मुझे सारा दिखा रहा है। उसके लिए कमांड है RPM-QA। QA का मतलब है क्यूरी करो ऑल पैकेजेस की, -A लास्ट, और उसको मैं मोर के बाद पेज बाय पेज वो मुझे दिखा रहा है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मशीन के ऊपर कौन कौन से सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं, ओवरऑल कितने पैकेजेस इंस्टॉल हैं, तो RPM-QA तो मुझे दिखा रहा है कि ये मेरी मशीन के ऊपर सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं। तो मैं इसकी गिनती करना चाहता हूँ कितने पैकेजेस इंस्टॉल हैं, WC काउंट करो, तो 1240 पैकेजेस, 1240 पैकेजेस मेरी मशीन के ऊपर इस टाइम इंस्टॉल हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ, अब मैं दोबारा इस पैकेज को अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट करने के लिए U कैपिटल, अपडेट के लिए इसी तरह V वर्बस के लिए और H हैशेस के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी पैकेज का नाम देता हूँ, वो कहता है इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल, यानी ये ऑलरेडी पैकेजेस अपडेट पैकेजेस है, तो इसलिए वो अपडेट नहीं कर रहा। अगर ये इसका कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल होता है तो मैं नया वर्जन इंस्टॉल करने की कोशिश करता था, तो वो मुझे अपडेट कर देता है R-U से अपडेट। इसके अलावा अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई कन्फिग्रेशन फाइल पड़ी हुई है, कोई मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, कोई भी फाइल पड़ी हुई है जो किसी RPM ने क्रिएट की है, जनरेट किया, तो मैं देखना चाहता हूँ उस किस RPM ने इसको जनरेट किया इस फाइल को। तो उसके लिए RPM-QA QF ETC के अंदर VSFTPD के अंदर VSFTPD.conf मैं देखना चाहता हूँ ETC के अंदर VSFTPD और VSFTPD.conf। ये एक फ़ाइल है, इसको किस RPM ने जनरेट किया, किस RPM ने इसको क्रिएट किया, तो उसके लिए RPM-QF आगे फ़ाइल का नाम, तो मैं एंटर करता हूँ तो वो मुझे बता देगा इस फाइल को
किस पैकेज ने इंस्टॉल किया है, किस पैकेज ने इसको क्रिएट किया है। इसी तरह अगर मैं कोई और फाइल देखना चाहता हूँ कि उसको किस RPM ने जनरेट किया है, etc sysconfig नेटवर्क डेस्क्रिप्ट, नेटवर्क की एक फाइल है, इसको मैं देखना चाहता हूँ इसको किस पैकेज ने इंस्टॉल किया है, किस पैकेज ने इसको क्रिएट किया है, जनरेट किया है। तो मैं देखना चाहता हूँ तो मुझे बताता है कि ये जो फाइल है इज़ नॉट ओनर्ड बाय एनी पैकेज, क्योंकि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान तो एनाकोंडा एक इंस्टॉलर है लिनक्स का, वो इस फाइल्स को क्रिएट करता है नेटवर्क की फ़ाइल को, इसलिए वो किसी पैकेज के ओनर में नहीं आती। इसी तरह और डिफरेंट फाइल्स हैं जो एनाकोंडा क्रिएट करता है, वो किसी पैकेज के ओनर में नहीं आती। इसी तरह मैं कोई और फाइल देखना चाहता हूँ, वो किस पैकेज ने इसको इंस्टॉल किया या क्रिएट किया। ETC होस्ट की फ़ाइल होती है जिसमें हम अपनी DNS की एंट्रीज करते हैं, उसको किस फाइल ने क्रिएट किया है, जनरेट किया है। सेटअप का एक पैकेज है, इसने इस फाइल को क्रिएट किया है। ठीक है, इसके अलावा ये था हमारे पास RPM। क्या RPM के थ्रू हम किस तरह पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर RPM के थ्रू हम किस तरह पैकेज के इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, किस तरह जब पैकेज इंस्टॉल किया उससे रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे पड़ी है, वो भी हमने देख ली। इसके अलावा हमने देखा कि एक फ़ाइल के थ्रू किस तरह हम पता लगा सकते हैं कि उसके पैकेज का नाम कौन सा है, उसका ओनर कौन सा है, किसने उसको क्रिएट किया है, ये भी हमने देख लिया RPM-QF के थ्रू। अब हम देखते हैं कि यूम के थ्रू हम पैकेज को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। यूम एक ओपन सोर्स कमांड लाइन यूटिलिटी है, तो इसमें हमारे पास हम इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें उसी तरह जिस तरह हम पैकेज का सॉफ्टवेयर वर्जन भी चेक कर सकते हैं, उसकी सर्च कर सकते हैं कहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये यूम की रिपोजिटरी के अंदर पैकेज है कि नहीं है। इसके अलावा यूम का जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ऑटोमेटिकली रिजॉल्विंग बाय देयर डिपेंडेंसीज इश्यूज़। जब हम RPM इंस्टॉल करते हैं तो इधर मैं देखता हूँ अगर कोई RPM मुझे मिल जाए जिसकी कोई डिपेंडेंसी हो। RPM-IVH HTTP D। अच्छा, मैंने अपाची का पैकेज है, HTTPD पैकेज है, उसको मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश की। उसने कहा कि जी ये पैकेज पहले इंस्टॉल करो, ये इसकी डिपेंडेंसीज हैं सारी, ये पहले इंस्टॉल करो, उसके बाद HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। यही काम हम यूम के थ्रू करेंगे तो यूम इन रिपोजिटरीज को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देगा। RPM के थ्रू हमें ये रिपोजिटरी सारी मैनुअली सॉल्व करनी पड़ती हैं, तो यूम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देता है। तो यूम हमारे पास एक तो रिमोटली यूम हम यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम लोकली यूम यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लोकली यूम कन्फिगर करते हैं, उसके बाद हम रिमोटली यूम की इंस्टॉलेशन देखेंगे। रिमोटली यूम हम किस तरह कन्फिगर कर सकते हैं अपनी मशीन के ऊपर। तो मैं इस मशीन के ऊपर आता हूँ, दूसरी मशीन के ऊपर। इस पर मैं देखता हूँ इसके ऊपर मेरी मशीन के ऊपर कौन सा IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो इस इंटरफेस के ऊपर EN016 Tetra 736 के ऊपर मेरे पास ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है 172.16.201.254/24। इसको एक दफ़ा पिंग करके देखते हो इंटरनेट को, ये पिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ये भी इंटरनेट तक जा रही है। इस मशीन के ऊपर एक इंटरफेस लगा हुआ है और इस मशीन के ऊपर मेरे पर 2 इंटरफेस लगे हुए थे।
तो मैं दोबारा इस मशीन के ऊपर आता हूँ। तो इस मशीन के ऊपर आके हम सबसे पहले डीवीडी मैं दोबारा माउंट करता हूँ, इस मशीन के ऊपर डीवीडी माउंट करता हूँ। सेटिंग्स में डीवीडी मेरे पास माउंट होगी। तो माउंट कर लेते हैं स्लैश डेव SR0 स्लैश मीडिया के अंदर लोकल जूम को कॉन्फ़िगर करने के लिए तीन तरीके हैं। एक तो FTP के थ्रू भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दूसरा HTTP के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और तीसरा NFS के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो ज़्यादा सवाल आता है वो HTTP के थ्रू आता है। HTTP के थ्रू वो यूम कॉन्फ़िगर हुआ होगा, उसने URL बताया होगा कि ये रिपोजिटरी का URL है, ये आप खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लोकल जूम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम FTP के थ्रू चेक करेंगे, उसके बाद HTTP के थ्रू हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद फिर NFS के थ्रू देखेंगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो। मेन दो ही हम यूज़ करेंगे, FTP यूज़ करेंगे और HTTP यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में HTTP के थ्रू आता है, उसने URL कुछ इस तरह दिया होगा, HTTP मशीन नेम स्लैश अगर RHCL7.7.repo ये इस टाइप का कुछ उसने URL दिया होगा। या URL आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा लोकल जूम रिपोजिटरी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सवाल आएंगे पैकेज इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो वो जब तक आप ये कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो आप पैकेज इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो हम चेक करते हैं FTP के थ्रू हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो FTP के लिए तो हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं RPM-IVH VSFTPD। पैकेज इंस्टॉल हो गया। पूरी DVD को मैं कॉपी करता हूँ। var FTP pub के अंदर सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ -v-p का मतलब ये है पेरेंट डायरेक्टरी पे जो परमिशन है वही चाइल्ड डायरेक्टरी के ऊपर भी परमिशन आ जाए। var FTP pub जब हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली var FTP पब ये पब का एक पब्लिक का एक फ़ोल्डर बन जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जो FTP के थ्रू पब्लिकली एक्सेसिबल है। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि फ़लाँ यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है, फ़लाँ यूज़र नहीं एक्सेस कर सकता। ये पब्लिक एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। हम इसके अंदर कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्रिएट कर लेता हूँ RHCL7 फ़ोल्डर मेरे पास क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर पूरी DVD फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर देता हूँ। R का मतलब रिकर्सिवली जितने फ़ोल्डर्स हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, वो सारे कॉपी करो। वी वर्बस मुझे कॉपी करते हुए दिखाओ। स्टैटिक ऑल कहाँ पे FTP पब ठीक है। ये मेरे पास DVD कॉपी होगी सारी की सारी। अब हम लोकल जूम कॉन्फ़िगर करते हैं। लोकल जूम कॉन्फ़िगर करने के लिए etc zoom .conf फाइल होती है। ओहो vim etc zoom.conf फाइल है। इसके अंदर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस फाइल के अंदर भी सिंटैक्स इस तरह ही होता है। मेन के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। हम इस तरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस फाइल के अंदर भी जूम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप सेपरेटली अलग से क्रिएट करना चाहते हैं, अलग से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो अलग से कॉन्फ़िगर करने के लिए cd etc
yum डॉट रेपो डॉट डी। इसके अंदर आप अब कोई भी इसके अंदर आप आके कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं फाइल इसमें क्रिएट कर लेता हूँ, विम लोकल यूम डॉट रेपो। एक्सटेंशन उसकी लोकल यूम डॉट रेपो नाम से फाइल क्रिएट करनी है। अगर किसी और नाम से क्रिएट करोगे, यानी यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं, लोकल यूम की जगह आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, और डॉट रेपो एज इट इज़ ही आएगा। अगर डॉट रेपो की जगह कोई भी चेंज किया तो फाइल को वो रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो फिर इश्यूज आएंगे, यूम कन्फिगर नहीं होगा, यूम रन नहीं होगा। विम लोकल यूम डॉट रेपो, इसके अंदर तरीकाकार ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले कोई भी नाम दे दें आप अपनी मर्ज़ी से। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ उर्दू IT रेपो। इसके अलावा नेम ये कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ उर्दू IT लोकल रिपोजिटरी। अब जो ये मैं लिखने जा रहा हूँ बेस URL, ये कंपलसरी है। एग्ज़ाम में यूज़ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में जब यूज़ करो तो आप विम यूज़ करो एडिटर, VI एडिटर ना यूज़ किया जाए, विम एडिटर यूज़ करो। उसका फ़ायदा ये है कि जब मैं टाइप करूँगा, अगर करेक्ट टाइप करूँगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिस तरह ये कलर चेंज हो गया। अगर मैं इसमें कोई मिस्टेक करता हूँ, जिस तरह बेस URL में ये मैंने जब मिस्टेक की, तो जब मैं इसके अंदर कोई मिस्टेक करूँगा तो वो मेरे पास उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो एज इट इज़ ही कलर वो रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। जिस तरह भी मैंने बेस URL एग्जैक्ट सही लिखा था, उसका वो कलर चेंज हो गया। इसके बाद हमने FTP के थ्रू कन्फिगर कर रहे हैं, तो FTP कोलन मशीन का IP, मेरे पास DNS नहीं चाह रहा, इसलिए मैं मशीन का IP दूंगा। एग्ज़ाम के अंदर DNS चाह रहा होगा, आपने जिस तरह उसने नाम दिया होगा सेम टू सेम वही नाम यहाँ पर देना है। IP नहीं देना, मशीन नेम देना है, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने दिया होगा एज इट इज़ ही आपने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे मशीन का IP एड्रेस देता हूँ, /pub/RHEL7। इसके बाद GPG चेक इज इक्वल टू ज़ीरो। GPG चेक इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है क्योंकि मेरे पास जो रेड हैट की जो मशीन है, ये मेरे पास परचेज नहीं है, इसका लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो जिसकी वजह से जब भी मैं पैकेज की इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास की जनरेट होती है, वो की वेरिफिकेशन होती है, वो चेक होती है कि अगर तो मेरे पास रेड हैट लाइसेंस है तो मैं इसको 1 कर दूंगा, ताकि वो मेरे पास पैकेज की जो RPM की जो कीज़ है वो भी चेक होती रहे। अगर वो मैं इसको 1 करता हूँ तो जब इंस्टॉलेशन करूँगा, कोई पैकेज की इंस्टॉलेशन करूँगा, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, वो वार्निंग मैसेज आ जाएंगे कि जी लाइसेंस नहीं है मशीन, OS मेरे पास लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो इश्यूज आएंगे। तो उसके बाद GPG चेक इज इक्वल टू ज़ीरो, अनेबल इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये रिपोजिटरी क्रिएट की है इसको अनेबल कर दो। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो मेरे पास ये रिपोजिटरी यूम के अंदर आएगी नहीं, यूम की डेटाबेस के अंदर आएगी नहीं, जिसकी वजह से वो यहाँ से पैकेजेस इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो अनेबल इज इक्वल टू 1। तो इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब हमने यूम की डेटाबेस क्रिएट करनी है। यूम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट रेपो -v वर्बस के लिए, -g ग्रुप्स के लिए, ताकि हमें जब ग्रुप इंस्टॉलेशन करनी पड़े, पूरे पूरे ग्रुप की डेटाबेस का ग्रुप होता है, हमारे पास विजुअलाइजेशन का ग्रुप होता है, डेस्कटॉप का ग्रुप होता है, इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट सर्विसेज का ग्रुप होता है, वेब सर्विस का ग्रुप होता है। अगर हमें कोई ग्रुप पूरा का पूरा इंस्टॉल करना है जिसके अंदर 150, 200, 500, 600 पैकेजेस हैं, वो 1 बाय 1 इंस्टॉल करने के बजाय
कि हम पूरा का पूरा ग्रुप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उस ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने के जी तो ग्रुप की फ़ाइल हम का पाथ बताएंगे। सबसे पहले उसको var ftp pub के अंदर el7 जो ग्रुप की फ़ाइल का जो फोल्डर होता है वो रेपो डाटा होता है। रेपो डाटा के अंदर हमारे पास फाइल पड़ी होती है ग्रुप की। जो ग्रुप की फ़ाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है, जो हमारे पास एंड पे जो उसकी इन्फो क्या कह लें वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी के लिए जो हमारे पास होती है वो coms-server.x86_64.xml ये एंड पे इसकी निशानी होती है। अगर जिस फाइल के एंड पे ये होगा हम उस फाइल का नाम देंगे। जिस फाइल के एंड पे coms-server.x86_64 होगा हम उस फाइल का नाम देंगे 81। अब ये हमने ग्रुप की फ़ाइल का पूरा पाथ दे दिया। ग्रुप की फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, क्रिएट रेपो -v-g ग्रुप की फ़ाइल का पाथ आ गया। उसके बाद अब उसका पाथ देना जहाँ पे मेरी पूरी डीवीडी पड़ी हुई है var ftp pub ehl7। ये मेरे पास डेटाबेस यूम की क्रिएट हो रही है। यूम डेटाबेस मेरे पास क्रिएट हो गई। अब हमें जो पैकेज इंस्टॉल किया था VSFTPD के लिए, उसके हम सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। सिस्टम CTL रीस्टार्ट VSFTPD। इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं, एक्टिव है, रनिंग स्टेट में है। अब हम इस सर्विस को ऑन बूट टाइम पे अनेबल कर दें ताकि जब 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 मेरी मशीन रीस्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली इसकी सर्विस अनेबल हो जाए। एग्ज़ाम के अंदर जब भी कोई सर्विस रीस्टार्ट करोगे तो आदत बना लो कि उसको ऑन बूट टाइम पर अनेबल भी करना है। अदरवाइज़ जब वो मशीन अप होगी तो वो सर्विस नहीं चल रही होगी तो वो आपका ठीक हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा। तो उसके अब हम इसी पोर्ट जो सर्विस को हमने रीस्टार्ट किया है उसकी साथ उसको अनेबल किया ऑन बूट टाइम पर, साथ उसकी आदत बना लो उस सर्विस को फायरवॉल डी के अंदर भी ऐड करना है, फायरवॉल के अंदर भी ऐड करना है। अभी हम फायरवॉल का आगे टॉपिक शुरू करेंगे तब मैं बताऊंगा ये क्या तरीका है, कि क्या मेथड है, किस तरह हमने यूज़ किया है, क्या ये सर्विस किस तरह है, ये परमानेंट क्यों यूज़ किया जाता है। तो फिर हम ये चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको एज इट इज़ ही ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया, हमने इसको फायरवॉल के अंदर भी ऐड कर दिया। ऑन बूट टाइम पर इसकी सर्विस भी इनेबल कर दी, इसकी सर्विस भी रिस्टार्ट कर दी। अब यूम लिस्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो डेटाबेस क्रिएट हुई थी उसकी लिस्ट मेरे पास आ रही है कि नहीं आ रही। तो यूम लिस्ट, तो ये मेरे पास यूम लिस्ट नहीं आई क्योंकि मेरे पास उसमें इशू है। देख लेते हैं, ऊपर उसने कुछ वार्निंग दी है। यूम रेपो लिस्ट कहता है बैड एरर उर्दू IT रेपो बाइट इज इक्वल टू 6। इसमें कोई कहता है इशू है। हम इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। लोकल यूम डॉट रेपो, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी मेरे ख्याल से, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। लोकल यूम
तो इसकी मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस इसकी ख़त्म कर देते हैं। जूम रेपो लिस्ट करता हूँ, ठीक हो गया। वहाँ पे स्पेस नहीं थी जिसकी वजह से वो इशू आ रहा था, तो मैंने स्पेस ख़त्म कर दी। अब जब जूम में रेपो लिस्ट किया तो मैंने देखा कि मेरे पास कौन कौन सी लिस्ट है रेपो की। तो उसमें दो रेपो आई, एक ग्रुप की रेपो है और एक सिंपल पैकेजेस की रेपो है। तो मैं जूम लिस्ट करता हूँ, तो मेरे पास अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पैकेजेस आ रहे हैं। कहाँ पे? जो उसके डेटाबेस से आ रहे हैं कि ये मेरे पास है। जो ये मेरे पास आ रही है इंफॉर्मेशन आ रही है उर्दू आई टी डैश रेपो, ये मेरे पास डेटाबेस का नेम है कि ये पैकेज इस डेटाबेस से उठा के लेके आया उर्दू आई टी डैश रेपो के साथ। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एनाकोंडा 7.2, इसका मतलब ये है कि जो ये पैकेज है, जो ये पैकेजेस हैं, इसको किसने इंस्टॉल किया? इसको एनाकोंडा ने इंस्टॉल किया। एनाकोंडा यानी जब हमने मशीन को इंस्टॉलेशन की थी रेड हेड की, तब एनाकोंडा का जो इंस्टॉलर चला था उसने इन इन पैकेजेस को इंस्टॉल किया था। ठीक हो गया। अब हम ये काम करते हैं etc zoom डॉट रेपो डॉट डी। ये आपने नहीं करना, ये मैं अपने लिए करना चाह रहा हूँ, ताकि हम जो यूम के थ्रू जो पैकेज इंस्टॉलेशन करनी है वो हम इसी मशीन के ऊपर करें, ना कि हम इस मशीन के ऊपर करें। इसकी वजह मैं बता दूंगा। SCP अच्छा, मेरे पास फाइल ट्रांसफ़र होगी। मैं यहाँ आके चेक करता हूँ कि वाकई मेरे पास फाइल ट्रांसफ़र होगी कि नहीं हुई। etc zoom डॉट रेपो डॉट डी, ये मेरे पास फाइल ट्रांसफ़र होगी। ओहो, गलत हो गया, पास गलत दे दिया मैंने। रेपोस डॉट डी है, तो मेरे पास फाइल ट्रांसफ़र हो गई है। रेड हैट डॉट रेपो और लोकल जूम डॉट रेपो जो हमने वहाँ क्रिएट की थी, वो हमने यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने इस मशीन के ऊपर इसलिए क्रिएट की क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर इस मशीन के ऊपर हम LDAP सर्वर कन्फिगर करेंगे। तो LDAP सर्वर कन्फिगर करने के लिए हमें जूम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके पैकेजेस तकरीबन 80 के करीब उसके पैकेजेस हैं, जो हमें RPM के थ्रू तो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वन बाय वन हम उसको इंस्टॉल करने में करेंगे तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी इश्यूज आएंगे। इसलिए मैंने इसको जूम कन्फिगर कर लिया उसी मशीन के ऊपर ही, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में LDAP सर्वर कन्फिगर करेंगे। तो अब मैंने वही फाइल मैंने ट्रांसफ़र कर ली है अपनी उसी मशीन के ऊपर जिसके ऊपर हमने RPM से पैकेज इंस्टॉल किया था। तो मैं एक दफ़ा फाइल को ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है, ओके है। तो मैं अब इसके ऊपर जूम लिस्ट करके देखता हूँ कि मेरे पास डाटा सारा आता है कि नहीं आता। ये मेरे पास सारा का सारा डाटा वहीं से फैच कर रहा है। जब भी मैं इंस्टॉलेशन करूँगा, तो जब भी मैं जूम से थ्रू इंस्टॉलेशन करूँगा, तो वो मेरी रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास जाएगी, इस मशीन के पास आएगी, इसकी डेटाबेस में से वो पैकेजेस उठाएगा और वो इंस्टॉलेशन करेगा। तो जूम रेपो लिस्ट करके देख लेता हूँ कि मेरे पास रेपो लिस्ट के अंदर एक रेपो आ रही है, रेपो उर्दू IT डैश रेपो के नाम से। उसका जो रेपो नेम है वो मैंने क्या रखा, उर्दू IT लोकल रेपो। इसमें जो पैकेजेस हैं वो 4687 उसके पैकेजेस हैं। इसके अलावा इसको आल के साथ भी कर सकते हैं। आल का मतलब ये है कि इसमें एक अलग ऑप्शन है आ जाएगा, स्टेटस इज इक्वल टू अनेबल। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितनी रिपोजिटरीज पड़ी हुई हैं, फिलहाल मेरी मशीन के ऊपर एक रिपोजिटरी, अगर मेरे पास मल्टीपल रिपोजिटरीज हैं तो उसके अंदर हो सकता है कुछ रिपोजिटरी के अंदर ये जो स्टेटस है वो डिसेबल हो और कुछ में स्टेटस अनेबल हो। तो इसके अंदर इस कंज्यूम रेपो लिस्ट के अंदर सिर्फ अनेबल, जिनका स्टेटस अनेबल होता है वो शो होती हैं, और यूम रेपो लिस्ट ऑल के अंदर अनेबल डिसेबल दोनों ही रिपोजिटरीज शो होती हैं। तो हम यूम के थ्रू हम पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो यूम के थ्रू
लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने जब लास्ट टाइम देखा था HTTPD जब हमने इंस्टॉल करने की कोशिश की थी तो उसकी डिफरेंट रिपोस्ट्रीज थी। वो पहले ये था कि वो रिपोस्ट्री को इंस्टॉल करो मैनुअली, फिर HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करो। तो मैं अब ये करता हूँ यूम इंस्टॉल HTTPD। तो जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसने इसकी डिपेंडेंसीज को रिजोल्व कर लिया। HTTPD और उसके साथ जितनी उसकी डिपेंडेंसीज थी उसको उसने ऑटो रिजोल्व किया। अब मुझसे पूछ रहा है इस पैकेज को इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, तो मैं कहता हूँ यस, इसको इंस्टॉल करो। ये पैकेज उसने इंस्टॉल कर दिया HTTP। मैं अब देखना चाहता हूँ ये पैकेज इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ। तो उसके लिए RPM-Q HTTPD कहता है HTTPD इंस्टॉल। उसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ यूम रिसर्च, मैं देखना चाहता हूँ यूम सर्च VSFTPD कि मैं ये पैकेज को सर्च करना चाहता हूँ, ये पैकेज मेरी यूम रिपोस्ट्री के अंदर है कि नहीं है। वो मुझे बता रहा है कि ये मेरी यूम रिपोस्ट्री के अंदर इंस्टॉल, ये यूम रिपोस्ट्री के अंदर है और उसका मेन फीचर क्या है, वेरी सिक्योर FTP डेमन इसका नाम है पूरा, और नो नेम एंड समरी मैच ओनली, यूज़ सर्च ऑल एवरीथिंग। अगर मैं सर्च ऑल करता हूँ तो सर्च ऑल में ये होगा जितने मेरे पास पैकेजेस है वो सारे सारे के सारे उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन ले आएगा जो जो से मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल है यूम सर्च ऑल के अंदर। उसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मशीन के ऊपर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं। जिस तरह हमने RPM के थ्रू देखा था उस तरह हम यूम के थ्रू भी देख सकते हैं। यूम लिस्ट इंस्टॉल, ये वो ले आया पैकेजेस जो मेरी मशीन के ऊपर इंस्टॉल है। एनाकोंडा ने कुछ किए होंगे, ये सारे के सारे अभी फ़िलहाल एनाकोंडा ने किए हैं पैकेजेस सारे इंस्टॉल। उसके अलावा मैंने पैकेज को रिमूव करना है तो यूम रिमूव HTTPD जब किया तो वो उसने उस पैकेज को रिमूव कर दिया। यूम रिमूव HTTPD इसको कहता है, पूछता है रिमूव करना है कि नहीं करना। जब मैं रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो उसके साथ वो डिपेंडेंसीज भी देखेगा कि इसकी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, उसको ऑटो रिजोल्व करेगा रिमूव के केस में भी और इंस्टॉल के केस में भी ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को रिमूव करेगा। अब इस केस के तो मैं इसको करता हूँ यस, रिमूव कर दो। अब मैं इस पैकेज को दोबारा इंस्टॉल करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या आ रही है, पैकेज नेम HTTPD, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका वर्जन क्या है, इसकी रिपोस्ट्री क्या है, कौन सी रिपोस्ट्री से पैकेज आ रहा है, कौन सी रिपोस्ट्री की डेटाबेस से पैकेज आ रहा है, इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, उसका बाद उसका साइज़ क्या है। इसको मैं करता हूँ यस। जिस तरह हमने RPM के थ्रू देखा था कि फाइल का नाम देकर उससे पूछ रहे हैं कि उसका पैकेज कौन सा है, उसका क्रिएटर कौन सा है, उसका ओनर कौन सा है, इसी तरह हम यूम के थ्रू भी उससे पूछ सकते हैं उसका क्रिएटर कौन सा है। तो यूम प्रोवाइड्स ETC HTTPD कॉन्फ और httpd.conf, ये HTTP की कन्फिग्रेशन फाइल है। तो हम इसी से पूछ लेते हैं इसके पैकेज का नाम क्या है, इसके ओनर का नाम क्या है। वो ये बता रहा है कि इसके ओनर का नाम HTTPD, उसका साथ उसका वर्जन भी बता रहा है, किसने इसको क्रिएट किया है, किसने कौन इसका ओनर है, और ये इसको कौन सी रिपोजिटरी से आ रहा है, रेपो इसकी कौन सी है, उर्दू IT-रेपो। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप लिस्ट। तो मिनिमल इंस्टॉल का एक ग्रुप है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर का ग्रुप है, फाइल एंड प्रिंट सर्वर का ग्रुप है, बेसिक वेब सर्वर का ग्रुप है, विजुअलाइजेशन का ग्रुप है, सर्वर विद GUI का ग्रुप है। इसके अलावा ये हमारे पास और डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डेवलपमेंट का ग्रुप है। इसके अलावा सिक्योरिटी टूल्स हैं, सिस्टम मैनेजमेंट है। इसमें से आप कोई भी ग्रुप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए यूम ग्रुप इंस्टॉल विजुअलाइजेशन होस्ट
तो ये देख, मैंने इसको कंट्रोल, इसको नो करता हूँ कि यम ग्रुप इंस्टॉल, आगे यम ग्रुप इंस्टॉल, उसके बाद ग्रुप का नाम दे दिया जो हमने इंस्टॉल करना है। तो जब मैंने इसको एंटर किया तो उसने, मेरे पास ये देखें, अब मेरे पास इशू आ रहा है क्योंकि जो मेरे पास पहले था उसको मैंने कंट्रोल जेड करके उसको बीच में ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से वो मेरे पास जो यूम था वो लॉक हो गया। तो मैं यूम को किल करता हूँ। तो जब मैं इंस्टॉल किया तो उसकी जो जितनी भी डिपेंडेंसीज थी वो सारी की सारी उसको ऑटो रिजोल्व करके ले आया। तो उसके अंदर पैकेजेस वो कितने कह रहा है, 89 डिपेंडेंसीज हैं। दो पैकेजेस दो पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए 39 प्लस डिपेंडेंसीज पैकेजेस हैं, जिनका साइज़ तारा टोटल 8.6 MB है। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो 20 MB है। तो मैं फ़िलहाल इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, तो उसको मैं नो कर देता हूँ। इसी तरह अगर ग्रुप को रिमूव करना है तो रिमूव ग्रुप, आगे ग्रुप का नाम, ठीक हो गया। इसके अलावा यूम की हिस्ट्री है कि अगर मैं हिस्ट्री देखना चाहता हूँ यूम की कौन कौन सी हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री ये बता रहा है कि हमने क्या क्या किया यूम के थ्रू, इंस्टॉल किया, अरेज किया, इंस्टॉल किया और ये इंस्टॉल, कि हमने यूम को, इस यूम की कमांड हमने 4 दफ़ा यूज़ की। एक दफ़ा इंस्टॉल के लिए कौन सा यूज़र ने इसको यूज़ किया, रूट ने, ये भी रूट ने, ये भी रूट ने। सिस्टम ने अनसेट इसलिए है क्योंकि हमने इसको बीच में ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो पाई। यूम की जो हिस्ट्री में वो उसका डाटा नहीं आया कि इस पैकेज को किसने इंस्टॉल करने की कोशिश की लास्ट टाइम, जो भी इंफॉर्मेशन थी इसके पास। उसके बाद यूम की जो मेरे पास डेटाबेस है, अगर वो मैं क्लीन करना चाहता हूँ, उसमें कोई इशू आ गया तो उसको क्लीन करने के लिए यूम क्लीन ऑल, तो मैं जब यूम क्लीन ऑल करता हूँ तो वो डेटाबेस जो थी, जो उसने डेटाबेस की को कैशे किया हुआ था, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद जब दोबारा मैं यूम लिस्ट करूँगा तो वो मेरे पास दोबारा कैशे बन जाएगी। यूम क्लीन ऑल, बाज़ दफ़ा ये होता है कोई पैकेज कैशे में मिस मैच हो रहा होता है, कैशे से नहीं मिल रहा होता प्रॉपर्ली, तो उसके लिए फिर यूम क्लीन ऑल करना पड़ता है ताकि वो दोबारा डेटाबेस से डाटा फेच करके अपनी कैशे के अंदर रख ले। तो ये मैंने उसको क्लीन कर दिया। तो यूम लिस्ट करता हूँ तो देखिएगा दोबारा वो डाउनलोड कर रहा है, डेटाबेस में से कैशे में रख रहा है। ये था लोकल यूम। तो हमने लोकल यूम को कन्फिगर कर लिया, उससे पैकेज इंस्टॉलेशन करके देख ली कि यूम के थ्रू हम किस तरह पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह रिमूव करते हैं। इसके अलावा हमने इसमें देखना था यूम अपडेट, पैकेज को किस तरह अपडेट करते हैं। यूम अपडेट पैकेज का नाम, जब मैं अपडेट करने की कोशिश की तो उसने कहा ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अपडेट नहीं है, इसका अपडेट वर्जन कोई नहीं है, तो इसलिए इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो यूम अपडेट अगर पैकेज का नाम दे दोगे तो वो यूम अपडेट हो जाएगा। अगर मैं सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने, अपडेट करने जो जो मेरी मशीन के ऊपर इंस्टॉल हैं, तो यूम अपडेट करूँगा तो वो मेरे पास सारे पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे। पूरी की पूरी मेरे पास मशीन अपडेट हो जाएगी, ओएस अपडेट हो जाएगा, उसका जो रिपोजिटरी है ओएस की वो अपडेट हो जाएगी, ओएस का वर्जन अपडेट हो जाएगा यूम अपडेट से। तो अब हम थर्ड पार्टी टूल कोई भी इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके थ्रू हम यूम यूज़ करते हैं। तो थर्ड पार्टी टूल यूज़ करने के लिए यूम के लिए थर्ड पार्टी रिपोजिटरीज भी पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर। तो अगर हम वो यूज़ करना चाहते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक कोई पैकेज। आरपीएम के लिए बेस्ट जो साइज़ है, वेबसाइट जो है आरपीएम के लिए, pkgs.org। जो थर्ड रिपोजिटरी है, जो थर्ड पार्टी रिपोजिटरीज जो हैं उनमें से एक जो फेमस पैकेज है ईपल डैश रिलीज़, एक पैकेज है ईपल डैश रिलीज़ का। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
इसका बाइनरी सोर्स डाउनलोड करना है, बाइनरी पैकेज इसका डाउनलोड करना है, उसका बाइनरी पैकेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अलावा RPM फौज बिग पैकेज है, थर्ड पार्टी रिपोजिटरी, अगर वो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। RPM फॉर डैश रिलीज ऑल्ट, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं रिपोजिटरीज हैं। जो रिपोजिटरीज यूज़ होती हैं वो ईपेल है और RPM फौज है। तो RPM फौज भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैंने 2 रिपोजिटरीज डाउनलोड कर ली, थर्ड पार्टी रिपोजिटरीज के लिए पैकेजेस डाउनलोड कर लिए मैंने। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डाउनलोड्स, थर्ड पार्टी रिपोजिटरी के लिए मैंने 2 पैकेजेस डाउनलोड कर लिए, तो इसको मैं RPM के थ्रू इंस्टॉल कर लेता हूँ। ईपल और RPM फौज, ये 2 मैंने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अब मैं युम रेपो लिस्ट करता हूँ। देखें ईपल की जो पोस्ट हुई थी उसकी जो डेटाबेस है जो पड़ी हुई थी, जो इंटरनेट के ऊपर डेटाबेस पड़ी हुई है उसकी, उससे वो कैशे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी डाउनलोड कर रहा है। उसको कैशे मैनुअली अपने पास उसकी कैशे पूरी की पूरी वो डाउनलोड कर रहा है। इसी तरह RPM फौज के लिए भी डाउनलोड करेगा। ये RPM फौज के लिए भी उसने डाउनलोड की। अब मैं RPM युम रेपो लिस्ट ऑल करता हूँ। तो अब इसमें देखिएगा मेरे पास जो रिपोजिटरी थी, ईपल की रिपोजिटरी, RPM फौज की रिपोजिटरी। ईपल की रिपोजिटरी के अंदर मेरे पास सिर्फ एक रेपो अनेबल है, बाकी ईपल की जितनी रेपोज हैं डिबग इन्फो की, सोर्स की, टेस्टिंग की सारी डिसेबल है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेन इस रिपोजिटरी की ज़रूरत है जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल ही रखी है। इसी तरह RPM फौज के अंदर जो एक रिपोजिटरी है वो अनेबल है, बाकी जो एक्स्ट्रा है जो टेस्टिंग के लिए वो सारा डिसेबल है। ये मेरे पास लोकल रिपोजिटरी है उर्दू IT डैश रेपो की। अगर मैं युम रेपो लिस्ट करता हूँ तो इसमें मेरे पास सिर्फ वो रिपोजिटरीज आ रही हैं जो सिर्फ अनेबल है, 3। आगे इनका स्टेटस है, इनमें कौन कौन से कितने कितने पैकेजेस हैं। ईपेल के अंदर 11,000 पैकेजेस हैं, RPM फौज के अंदर 245 पैकेजेस है, और जो हमने DVD लोकल रिपोजिटरीज है बनाई थी उसके अंदर 4,000 पैकेजेस है। ये था हमारे पास। युम के थ्रू भी हमने इंस्टॉलेशन करके देख ली, RPM के थ्रू भी अब हमने इंस्टॉलेशन करके देख ली। अब हम ये फायरवॉल डी, अब हमारी मशीन के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज जा रही होती हैं, जिस तरह SSH की सर्विस है, HTTPD की सर्विस है, VSFTPD की सर्विस है, ये हमारी मशीन के ऊपर चल रही होती हैं। तो इनको फायरवॉल के अंदर अलाउ करवाने के लिए लिनक्स के अंदर नेट फिल्टर एक मॉड्यूल है, नेट फिल्टर एक मॉड्यूल है जो हमारे पास फायरवॉल डी को कंट्रोल कर रहा है, उसकी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, उसको अलाउ कर रहा है, उसको डिनाई कर रहा है, इंटरनेट तक किस तरह ट्रैफिक जानी है, कौन कौन सी पोर्ट्स को अलाउ करना है, कौन कौन सी पोर्ट्स को डिनाई करना है, सारा का सारा काम नेट फिल्टर कर रहा है। अगर नेट फिल्टर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नेट फिल्टर कर्नल लेवल पर यूज़ होता है, तो हम डायरेक्ट तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम नेट फिल्टर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए नेट फिल्टर की जो फ्रंट एंड पे 2 कमांड्स हैं, IP टेबल्स है और एक फायरवॉल डी है। रेड हैट 7 के अंदर फायरवॉल डी हम यूज़ करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी फायरवॉल डी से रिलेटेड आता है।
तो आईपी टेबल्स 6 तक थे, 7 के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर 7 के कोर्स आउटलाइन के अंदर आईपी टेबल्स नहीं है, तो हम फायरवॉल डी यूज़ करेंगे। फायरवॉल डी एज़ कम्पेयर टू आईपी टेबल बहुत ईजीली है, यूजेबल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आईपी टेबल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें इन बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो फायरवॉल के अंदर तो कोई डिटेल नहीं है, हमें सिर्फ सर्विस ऐड करवानी है और बहुत इजीली। तो हम सर्विस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फायरवॉल डैश CMD गेट डैश जोन, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मशीन के ऊपर फायरवॉल के अंदर कौन कौन से जोन्स हैं। तो गेट डैश जोन वो बता रहा है कि मेरी मशीन के ऊपर कौन कौन से जोन बने हुए हैं। फायरवॉल के अंदर ब्लॉक नाम का एक जोन बना है, एक DMZ है, ड्रॉप है, एक्सटर्नल है, होम है, इंटरनल है, पब्लिक है, ट्रस्टेड है और वर्क है। अब मैं देखना चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेरी मशीन के ऊपर जोन अनेबल है। डिफ़ॉल्ट गेट डैश डिफ़ॉल्ट डैश जोन, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मशीन के ऊपर कौन सा डिफ़ॉल्ट जोन इंस्टॉल कन्फिगर सेटअप हुआ हुआ। तो वो मेरे पास पब्लिक है, कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फायरवॉल के जो रूल लिखूंगा वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पब्लिक जोन के अंदर जाएंगे, बाकी जोन के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसी तरह मैं अगर कोई और जोन सेट करना चाहता हूँ तो सेट डिफ़ॉल्ट डैश जोन, तो उसका नाम आगे मैं लिख देता हूँ, पब्लिक था, इधर मैं DMZ लिख देता हूँ। अब चेक, तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट जोन हो गया वो कौन सा हो गया, DMZ हो गया। तो मैं दोबारा डिफ़ॉल्ट जोन को पब्लिक सेट कर देता हूँ। इसके अलावा फायरवॉल डैश देखना चाहता हूँ मेरे पास फायरवॉल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी हम सर्विसेज अलाउ कर सकते हैं फायरवॉल के अंदर। गेट डैश सर्विसेज, यानी VSFTPD की जो सर्विस का नाम है फायरवॉल के अंदर वो FTP है। तो मैं इसी तरह और काफ़ी सर्विसेज जिस तरह DNS है, DNS के पैकेज का नाम नेम्ड है और उसकी जो सर्विस है फायरवॉल के अंदर वो DNS है। तो गेट डैश जब गेट सर्विसेज की तो ये मेरे पास सारी सर्विसेज आ रहे हैं कि हम ये सारी सर्विसेज को फायरवॉल के अंदर अलाउ कर सकते हैं इस नेम से। मैं देखना चाहता हूँ मेरे फायरवॉल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन सी पोर्ट्स ऐड है। तो उसके लिए CMD डैश फायरवॉल डैश CMD _FN लिस्ट डैश ऑल। अब ये बता रहा है कि मेरे पास ये जो पब्लिक है ये मुझे बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट जोन और एक्टिव जोन है। इसके अंदर कौन से इंटरफेसेस, दो इंटरफेसेस लगे हुए हैं, एक EN016 टेट्रा 736 और EN033554960। इसमें इसकी सर्विसेज कौन कौन सी अलाउ है, एक DHCP6 क्लाइंट की और एक SH की है। पोर्ट्स में अभी तक कोई अलाउ नहीं है, मास ग्रेडिंग कोई नहीं है, पोर्ट फॉरवर्डिंग कोई नहीं है, ICMP ब्लॉक कोई नहीं है, रिच रूल कोई नहीं है। तो हम कोई फायरवॉल में ऐड करते हैं, सर्विस ऐड करते हैं। सर्विस ऐड करने के लिए फायरवॉल डैश CMD ऐड डैश सर्विस, सर्विस का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ HTTPD या HTTP सर्विस का नाम है। HTTPS दूंगा 443 पोर्ट के लिए और HTTP दूंगा 80 पोर्ट के लिए। अगर मैं इस तरह देता हूँ तो टेम्परेरीली फायरवॉल के अंदर ऐड होगा, मेरी मशीन रीस्टार्ट होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसको परमानेंट सेव करने के लिए आगे मैं लिखता हूँ परमानेंट। फायरवॉल को एक दफ़ा रीलोड करते हैं ताकि इसको अपने एक्टिव कर ले इस सर्विस को अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। फायरवॉल डैश CMD इज इक्वल टू लिस्ट डैश ऑल। तो मुझे सर्विसेज के अंदर दिखा रहा है कि मेरे पास जो सर्विस के अंदर जो हमने ऐड कर लिया, सर्विस ऐड की, HTTP सर्विस ऐड की। मैं अगर लिस्ट डैश सर्विस ही देखना चाहता हूँ सिंपल,
कि मैं सिर्फ सर्विसेज ही देखना चाहता हूँ तो लिस्ट डैश सर्विस। इसके अलावा कोई और सर्विस ऐड करना चाहते हैं, NTP सर्विस हम ऐड करना चाहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए, NTP के लिए, तो फायरवॉल डैश CMD _ ऐड डैश सर्विस इज इक्वल टू NTP। तो दूसरा तरीका यह है कि फायरवॉल की जो सर्विस है उसको रीस्टार्ट कर दिया जाए, फायरवॉल डी। तो इसकी सर्विस का स्टेटस देख लेते हैं। रनिंग स्टेट में फायरवॉल CMD लिस्ट डैश सर्विस। तो ये मेरे पास NTP जो सर्विस हमने ऐड की थी वो आ गई। फायरवॉल _ रीलोड कर सकते हैं या फायरवॉल की सर्विस को रीस्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके ही ठीक है। दोनों सा आप यूज़ करना चाहें, जो सा आपको इजी लगे बेस्ट है। मुझे जो इजी लगता है वो फायरवॉल CMD इज इक्वल टू रीलोड। अब मैं कोई फायरवॉल के अंदर कोई पोर्ट ऐड करता हूँ, ऐड, तो उसको परमानेंट ऐड करने के लिए परमानेंट ऐड डैश पोर्ट, परमानेंट चाहे एंड पे लिख लें चाहे सेंटर में लिख लें, इसके लिए इसकी कोई इशू नहीं। तो पोर्ट मैं कोई दे देता हूँ 8080 पोर्ट दे देता हूँ। आगे उसको बताता हूँ ये पोर्ट कौन सी TCP की पोर्ट है या UDP की पोर्ट है। तो मैं इसको बता देता हूँ TCP की पोर्ट है, तो ये मेरे पास ऐड होगी। फाइल डैश CMD इज इक्वल टू रीलोड, लिस्ट डैश ऑल। तो ये मेरे पास पोर्ट शुरू होगी, पोर्ट भी दिखा ऐड होगी 8080 पोर्ट TCP की, ये ऐड हो गई। इसी तरह मैं अगर कोई और पोर्ट यूज़ करना चाहता हूँ 8081, मैं कह देता हूँ ये UDP की पोर्ट है। तो उसके बाद इसकी सर्विस को इसको रीलोड कर लेते हैं। रीलोड के बाद इसकी लिस्ट देख लेते हैं। ये मेरे पास पोर्ट 8081 UDP की पोर्ट भी ऐड हो गई। अभी कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसके पास कि जो हम उसको दे रहे हैं कि FTP की जो पोर्ट है, ये HTTP की जो सर्विस है ये किसके एंड, इसकी पोर्ट कौन सी है, किसके एंड पे जा रही है, इसको किस तरह पता चल रहा है कि मैं इसको HTTP दे रहा हूँ तो ये HTTP की पोर्ट को फायरवॉल में अलाउ कर रहा है, NTP दे रहा हूँ तो NTP की पोर्ट अलाउ कर रहा है, SSH दे रहा हूँ SSH की पोर्ट अलाउ कर रहा है, FTP दे रहा हूँ FTP की पोर्ट अलाउ कर रहा है। उसको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, तो वो हम देखते हैं। वो हमारे पास पाथ होता है /usr lib firewall d /usr lib firewall d। इसके अंदर सर्विसेज का फोल्डर है। इस सर्विसेज के अंदर फायरवॉल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं जो फायरवॉल के अंदर चलेंगी, जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, जो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, कोई सर्विस का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जैसे HTTPD हमने इंस्टॉल किया, NFS इंस्टॉल किया या DNS इंस्टॉल करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो इसकी सर्विसेज होंगी फायरवॉल के लिए, जो उसके पोर्ट्स अलाउ होंगी, वो सारी उसकी एक्जिमल बनती जाएगी। अगर मैं इसमें कोई आपको एक्जिमल दिखाऊं, SSH की एक्जिमल दिखा देता हूँ। वो उसमें बता रहा है कि सर्विस नेम क्या है, SSH है, उसका जो प्रोटोकॉल है वो TCP है, पोर्ट कौन सी 22 है। इसी तरह FTP की दिखा देता हूँ। FTP की जो एक्जिमल बनती है यहाँ पर, जब मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था शुरू में, जब हमने RPM के थ्रू VSFTPD इंस्टॉल किया था, उसने साथ उसकी एक्जिमल भी क्रिएट कर दी थी। इसी तरह अगर मैं कोई DNS का पैकेज इंस्टॉल करूँगा तो DNS पोर्ट 53 पे चलता है, तो पोर्ट 53 की जो एक्जिमल होगी वो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। FTP पोर्ट इसकी पोर्ट, ये इधर इन्फॉर्मेशन बता रहा है, पोर्ट 21 है, प्रोटोकॉल कौन सा TCP है, और मॉड्यूल नेम इसका जो क्या है वो NF _FTP। हम एक कस्टम एक्जिमल भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जिस तरह मैंने 8080 पोर्ट अलाउ करवाई थी, वो कोई कस्टम पोर्ट थी, तो मैं यहाँ पे आके कोई नाम दे देता हूँ, कोई test.xml दे देता हूँ, या इसी को
एक काम करता हूँ, कप cp.sh.xml, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे किसी और नाम से भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास फायरवॉल के अंदर हम सिर्फ वो नाम देंगे एक्जिमल, तो वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उस फायरवॉल के अंदर सर्विस ऐड हो जाएगी। तो कस्टम पोर्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। RSCSA के एग्ज़ाम के अंदर फायरवॉल का सिंपल बस इतना ही है कि हमने कोई सर्विस या कोई पोर्ट ऐड करनी होगी बस। इसके अलावा फायरवॉल का RSCSA के अंदर एग्ज़ाम के अंदर और कोई टॉपिक नहीं। RSCSA के एग्ज़ाम के अंदर NTP का एक क्वेश्चन आता है जिसके लिए आपको फायरवॉल के अंदर NTP की सर्विस को अलाउ करना पड़ेगा। इसके अलावा फायरवॉल की ज़रूरत नहीं है RSCSA के एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम अगले लेक्चर में LDAP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। LDAP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के बाद हम उसकी ऑथेंटिकेशन देखेंगे कि हम अपनी मशीन को डोमेन कंट्रोलर किस तरह बना सकते हैं, उसको ज्वाइन किस तरह करवाएंगे अपने डोमेन कंट्रोलर के साथ अपनी दूसरी मशीन को। उसके बाद उसके अंदर यूज़र किस तरह क्रिएट करते हैं, LDAP यूज़र किस तरह लॉगिन करेगा, जो हम सारी इन्फॉर्मेशन हम सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।